तो चलिए आज सफर करते हैं मिथिला का, एक ऐसी जमीन जहां महाकाव्य आज भी जिंदा है, जहां के राजाओं ने संगीत की रचना की और जहां की दीवारों पर आज भी कहानियां बनाई जाती हैं। आइए इस शानदार इतिहास के पन्ने पलटते हैं। सोचिए, कौन सी है वो प्राचीन भूमि? जी हाँ, इसका जवाब है मिथिला। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जिसने भारत की संस्कृति को एक अलग ही पहचान दी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि मिथिला के इतने सारे नाम क्यों हैं। फिर इसके आध्यात्मिक दिल की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद मिलेंगे यहाँ के महान राजवंशों से और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, कई नामों की धरती। देखिए, मिथिला को हमेशा मिथिला नहीं कहा जाता था और समय के साथ इसका नाम कैसे बदला, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा सोचिए, एक तरफ उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां और चारों तरफ से गंगा, गंडकी और महानंदा जैसी पवित्र नदियां बह रही हैं। बस यही प्राकृतिक किला है मिथिला का घर। एक ऐसा इलाका जो आज भारत और नेपाल दोनों में फैला हुआ है और जिसकी अपनी एक अलग ही धड़कन है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, मिथिला को हमेशा से मिथिला नहीं कहते थे। इसके कई नाम थे। एक तो पौराणिक राजा मिथि के नाम पर इसका नाम पड़ा मिथिला। फिर इसे तिरभुक्ति भी कहा जाता था, जिसका मतलब है नदियों के किनारे की जमीन। और जानते हैं, यही तिरभुक्ति आम बोलचाल में तिरहुत बन गया। नामों की कहानी तो जान ली, अब जरा मिथिला की आत्मा में उतरते हैं, मतलब इसके आध्यात्मिक केंद्र होने की कहानी। मिथिला सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये तो आस्था और विश्वास का एक बहुत बड़ा गढ़ था। इसकी जड़ें हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। मतलब इसका इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा लगाइए। वैदिक काल में इसका जिक्र विदेह राज्य के तौर पर मिलता है। रामायण में तो ये राजा जनक का वही प्रसिद्ध राज्य है जहां देवी सीता का जन्म हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जैन धर्म के लिए भी एक बहुत ही पाक जमीन थी। जैन धर्म से इसका रिश्ता तो और भी गहरा है। सोचिए, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 21वें तीर्थंकर नमिनाथ दोनों का संबंध यहीं से था। और तो और खुद भगवान महावीर ने यहाँ 6 मानसून बिताए थे। इसका असर इतना गहरा था कि जैन साधुओं की एक पूरी शाखा का नाम ही मैथिलीय पड़ गया था। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजवंशों के युग की। ये वो दौर था जब मिथिला एक बहुत ही ताकतवर और आज़ाद राज्य बना और इसका नेतृत्व कर रहा था यहाँ का एक बहुत ही मशहूर राजवंश। और जब हम कर्नाट राजवंश की बात करते हैं तो सिर्फ लड़ाई और किलों की बात नहीं होती। ये वो दौर था जब कला, संगीत और ज्ञान अपने चरम पर थे। मतलब एक ऐसी जगह जहां योद्धा और विद्वान साथ साथ रहते थे और एक कमाल की संस्कृति को जन्म दे रहे थे। इन कर्नाट शासकों ने जो विरासत छोड़ी वो वाकई कमाल की है। जैसे इसके संस्थापक नान्यदेव, वो एक योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही संगीत के भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने रागों का वर्गीकरण तक किया। फिर उनके एक मंत्री थे चंडेश्वर ठाकुर, जिन्होंने राज्य की सीमाओं को नेपाल तक फैला दिया। और हाँ, राजा हरिसिंह देव, उन्होंने तो पंजी प्रबंध शुरू किया। मतलब परिवारों का पूरा इतिहास, उनकी वंशावली को दर्ज करने का एक ऐसा सिस्टम जो आज भी मिसाल है। और हाँ, उनकी फौजी ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता। ये रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने मकवानपुर की लड़ाई में उस वक्त की ताकतवर तुगलक सेना को हरा दिया था। बस इसी एक जीत ने इतिहास में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। तो कर्नाट वंश के बाद क्या हुआ? खैर, मिथिला में एक नया दौर शुरू हुआ। अब सत्ता आई 2 बहुत ही शक्तिशाली मैथिल ब्राह्मण राजवंशों के हाथ में और उन्होंने इस इलाके का भविष्य तय किया। तो यहाँ सत्ता का सफर साफ दिखता है। कहानी शुरू होती है प्राचीन विदेहों से, फिर आते हैं शक्तिशाली कर्नाट, उनके बाद ओयनवार राजवंश और आखिर में राज दरभंगा, जो इस कहानी को आज़ादी के दौर तक लेकर आए। अब ये जो ओयनवार राजवंश था ना, इनकी एक बड़ी ही अनोखी बात थी। ये लोग अपनी राजधानियां बदलते रहते थे। मतलब ये एक ऐसा राज्य था जो हमेशा चलता रहता था, एक जगह नहीं टिकता था। ये देखिए, ओयनी से सुगौना, फिर देवकुली, ये शासक अपनी राजधानी लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे।
अब इसके पीछे कोई सैनिक रणनीति थी या बस उनकी फितरत ही ऐसी थी, ये कहना मुश्किल है, पर ये उनकी पहचान बन गई थी। और ओएनवार दौर से ही एक बहुत ही असाधारण कहानी जुड़ी है रानी लक्ष्मा देवी की। अपने पति राजा शिव सिंह के बाद उन्होंने अकेले ही पूरे 12 साल तक मिथिला पर राज किया। सोचिए उस जमाने में एक महिला के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और मिथिला के राज्यों की ये जो लंबी कहानी है, इसका आखिरी अध्याय लिखा राज दरभंगा ने। उन्होंने 16वीं सदी से लेकर भारत की आज़ादी यानी 1947 तक यहाँ राज किया और इसी के साथ एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर मिथिला का हजारों साल का सफर खत्म हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे राजा, इतने सारे राजवंश, ये सब कहानियां हमारे लिए क्या छोड़कर गईं? मिथिला की विरासत क्या है? सच तो ये है कि इसका दिया हुआ तोहफा आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। मिथिला ने हमें क्या नहीं दिया? इतनी मीठी मैथिली भाषा, एक अलग और जिंदा दिल मैथिल संस्कृति, परिवारों के इतिहास को संजोकर रखने वाला पंजी प्रबंध, और हाँ, वो विश्व प्रसिद्ध मन मोह लेने वाली मिथिला पेंटिंग। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि कैसे 3000 साल पुराना इतिहास आज भी एक पूरी संस्कृति की पहचान बना हुआ है। मिथिला की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारा अतीत कभी मरता नहीं है, वो हमारे आज में सांस लेता है, उसे एक पहचान देता है और एक ऐसी कहानी देता है जो हमेशा हमेशा सुनाई जाती रहेगी।